हेलो सो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस टीयर 1 एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट अभी पेंडिंग है। आई होप कि रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा और आपने तैयारी शुरू कर दी है टीयर 2 एग्जामिनेशन की। और टीयर 2 एग्जामिनेशन में भी इस बार जो गेम चेंजर रहेगा वो रहेगा रिटन एग्जाम। ठीक है, तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे आपने सजेशंस लिए होंगे किसी से की, और कुछ सजेशन तो आपने खुद भी अपने यूज की होंगी, स्ट्रेटजीज अपनी स्ट्रेटजी होगी खुद की आपकी। कुछ पॉइंट यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपको जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज आपकी रहेंगी और डेफिनेटली आपके रिटन एग्जाम में वो काम आएंगी। विद प्रूफ थोड़ा दिखाएंगे, क्योंकि सीबीएसई इस बार एग्जामिनेशन बॉडी है और सीबीएसई ही एग्जाम को चेक करेगी। जो सीबीएसई के स्कॉलर हैं, इवेल्युएटर, वही बनने वाले हैं एग्जाम में। तो एक बार बेसिक स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। ये टॉपर्स की शीट है सीबीएसई एग्जाम की, सीबीएसई 2025 इकोनॉमिक्स की। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये तीन क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स से 4-4 नंबर के रहते हैं। तो सीबीएसई ये कहता है कि 80 to 100 वर्ड्स लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बच्चे ने ये टॉपर शीट है, ठीक है, इसमें से इसको 4 में से 4 मिले हैं। जो पूछा है बच्चे ने वही लिखा हुआ है। ठीक, और किसी में उसने 1 पेज पूरा यूज किया है, किसी में 1.5 पेज यूज किया है। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको ये पता चले कि मुझे लिखना क्या है और मुझे लिखना कितना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब ये इंडियन इकोनॉमी का है, क्वेश्चन 30, 31 और 32। तो ये 3 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, और बच्चे ने देखो 2 पेज यहाँ पूरे भरे हुए हैं और उसमें देखोगे 4 पॉइंट यहाँ भी मेंशन किए हुए अच्छे से। तो अब ये इसलिए था, आपको ये बताना था कि इस टाइप के आपको आंसर लिखने हैं। थोड़ा आपने नोटिस किया होगा, अगर इस बच्चे ने देखो क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको उसने अंडरलाइन किया हुआ है पेंसिल से। ठीक है, यू कैन यूज पेन ऑल्सो। सो इस बच्चे ने बेस्ट स्ट्रेटजी अपनी यूज की। पॉइंट को देखो, बिल्कुल स्पेस प्रॉपर रखा है, प्रॉपर स्पेस भी छोड़ा है बीच में, प्रॉपर एक ही पेन यूज किया है। 2 पेन वैसे अलाउड नहीं होता, एक ही ब्लू पेन ही यूज होता है सीबीएसई में। ठीक है, अब आपको भी वही पेन यूज करना पड़ेगा। हेडिंग के लिए ब्लैक पेन शायद ही यूज करने का मौका मिले, लेकिन ब्लू पेन एक ही से चलो। हेडिंग में जहां हेडिंग है वहां अंडरलाइन कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब स्ट्रेटजीज में आते हैं। वो कौन सी स्ट्रेटजी है? 7 स्ट्रेटजी बता रहा हूं, डेफिनेटली ये आपके काम आएंगी। नंबर 1 स्ट्रेटजी ये है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। केवीएस एनवीएस में 10 क्वेश्चन आएंगे रिटर्न, और ईएमआरएस ये बहुत गेम चेंजर है ईएमआरएस का। 15 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और यहाँ 40 मार्क्स के। तो केवीएस एनवीएस में 40 मार्क्स और ईएमआरएस 15, दैट इज 60 मार्क्स। सो अब यहाँ पे कंपटीशन ये है कि अटेम्प्ट आपको हर क्वेश्चन करना ही है। देखो लास्ट एक 2024 का एग्जामिनेशन हुआ था एचपीएससी का, ये 9 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए थे। अब इन 9 के 9 बच्चों का कहना ये था कि उन्होंने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश की। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको वो नहीं कर पाए पूरा, लेकिन अटेम्प्ट करने की कोशिश की। किसी ने 15 में से 14 किए, किसी ने 13 किए, किसी ने 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तब जाके क्वालिफाई हुआ। ठीक, तो अब ये बात ये देख लो, कई स्टूडेंट ऐसे थे उस बैच में जिनको ये था कि उनका होना ही होना है, बट उनका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो 10 ही क्वेश्चन करके आए थे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करके आगे 10 जो उनको आते थे अच्छे से। 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, और किसी ने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए। पहली सीख आपके लिए यही है कि 10 में से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 15 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, होगा ऐसा जरूर कि आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है ना। कुछ तो पता ही होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो लिखना है। ठीक है, चाहे गप्पे नहीं मारनी, बट उसको छोड़ना नहीं है। पहली स्ट्रेटेजी तो यही है, और आई होप कि जो पहली स्ट्रेटजी है ये क्लियर होगी। अब दूसरी स्ट्रेटजी देखो, आंसर राइटिंग। जब आप आंसर राइट करोगे तो आंसर राइट में 3 पार्ट में आंसर आपका डिवाइड होता है। ठीक है, नंबर 1 आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखो 1-2 लाइन या 2 से 2.5 लाइन, 3 लाइन तक जा सकता है आपका इंट्रोडक्शन। हो सकता है इसमें डेफिनेशन भी इंक्लूड हो। हर कॉन्सेप्ट में दैट इज मीनिंग आएगा ही आएगा। ठीक है, एक बात ये मान के चलो। उसके बाद नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द कंटेंट। आपने टेक्स्ट के बाद, मीनिंग के बाद और क्या यूज किया? देखो मल्टीपल हमारे पास माइक्रो और मैक्रो में डायग्राम्स बनेंगे, आएंगे ही आएंगे, श्योर है। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल्स आएंगे, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, मल्टीप्लायर वगैरह के। चलिए, तो वो आप क्लियर करके रखिएगा इकोनॉमिक्स में, और अदर सब्जेक्ट का भी सेम ही है, उसमें भी सेम ही फंडा है। चलिए, बॉडी में देखो, इसमें हेडिंग्स हो सकती है, सब हेडिंग्स हो सकती हैं, डायग्राम्स आएंगे, फ्लो चार्ट्स आएंगे, इक्वेशंस होंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, आर्गुमेंट्स अगर किसी है, कोई है आपका व्यू है, वो एग्जांपल्स हो गया, और डाटा। इंडियन इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डाटा, है ना। इंडियन इकोनॉमी में डाटा विद सोर्स अंडरलाइन करना है उसको, जो आप लिखोगे। नेक्स्ट, उसको हर क्वेश्चन को कोशिश करना कि आप कंक्लूड करो।
हर क्वेश्चन आंसर आपने लिख दिया है तो कोशिश करना कि लास्ट में आप उसको 2 लाइन में ही या 2.5-3 लाइन में ही कंक्लूड कर दो, ठीक है, ज्यादा मत लिखना, नहीं तो एक ही क्वेश्चन पे रह जाओगे। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, वर्ड लिमिट कितनी है, ये बात याद रखनी है। सीबीएसई कहता है कि जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए आप अलोकेट करो दैट इज 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है, उसकी लिमिट है 80 to 100 वर्ड्स। लेकिन आपको प्रिपरेशन ये करनी है कि आपके वर्ड जो है 100 to 120 तक जाए, आपको प्रिपेयर करनी है वो। देखो प्रिपरेशन करोगे तो पहुंच जाओगे, मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है। अगर आपका 100 से 120 वर्ड तक चला गया, 4 में से 3 नहीं आने वाले, ठीक है, 4 में से 4 ही आएंगे। हाँ, उस केस में अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है तब, ठीक, तो कोशिश ये करना कि 100-120 वर्ड आप लिख पा रहे हो, ठीक। और कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे न्यूमेरिकल्स है, उसको तो वेरीफाई करना है, ठीक है, जस्टिफाई करना है। और कोई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो जस्टिफिकेशन बेस्ड होंगे, ठीक है, एपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, जस्टिफाई होता है या नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जस्टिफाई वाले, वो तो जस्टिफाई ही करने हैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो ये भी हो गया कि वर्ड लिमिट कितना रखना है। वर्ड लिमिट 80 to 100 सीबीएसई कहता है, बट आपको तैयारी करनी है 100 to 120 वर्ड्स की। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ में देखो आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दैट इज वैल्यू एडिशन टेक्निक। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो वैल्यू ऐड करे आपके आंसर में, ठीक है। तो उसके लिए टेक्निक देखो, कीवर्ड्स यूज करनी है, और कीवर्ड्स अगर थिंकर्स कोई डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दैट वो भी लिखना है। लेकिन हाँ, वैसे गप्पे नहीं मारनी, बिल्कुल ये बात ध्यान रखना है। कमिटीज हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ ईयर है, वो आपको जरूर लिखनी है और अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐड करंट रेलिवेंट्स जो डाटा है वो ऐड करोगे इंडियन इकोनॉमी में। और उसके बाद नेक्स्ट, सिंपल डायग्राम्स, टेबल्स, ये तो यूज करना ही है। माइक्रो और मैक्रो में ये ज्यादा यूज होंगे, है ना। नेक्स्ट, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको आपको अंडरलाइन करना है। इंपॉर्टेंट ईयर्स आएंगे, अंडरलाइन करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज राइटिंग प्रैक्टिस। जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे घर में उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। 3 चीजें ध्यान रखनी है बस राइटिंग प्रैक्टिस में। क्या स्पीड क्या आ रही है आपकी, ठीक है, पहले नहीं आएगी, पहले थोड़ा धीरे धीरे। अभी आप ग्रेजुएशन दिया आपने, रिटर्न मास्टर आपने रिटर्न में दिया है, हो सकता है आप लोग हाँ बीएड भी करके आ रहे हो, वहाँ रिटर्न आपने दिया, तो कौन कहता है कि रिटर्न एग्जाम की आपकी तैयारी नहीं है, बिल्कुल तैयारी है। स्पीड ध्यान में रखिए। लेजिबिलिटी देखिए कि इट शुड बी लीजिबल, पढ़ा जाना चाहिए वो, ठीक है, ऐसा हो कि पढ़ लें उसको, जो इवेल्युएटर है उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस। अब देखो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, बेशक कंटेंट में उतना दम नहीं है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा है, तब भी चांस ये रहते हैं कि नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और कंटेंट आपका बहुत अच्छा है बट प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, फिर वहां आप पीछे रह जाओगे। प्रेजेंटेशन में ज्यादातर देखा गया है गर्ल्स थोड़ा एज करती है, सो बॉयज थोड़ा पीछे रह जाते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो प्रेजेंटेशन अपने आप ही बढ़िया होगी। प्रेजेंटेशन में क्या याद रखना है, फ्लो चार्ट यूज करना है, ठीक है, डायग्राम्स आएंगे, टेबल्स आएंगे। हाँ, टेबल एक बात याद रखना, कोई भी डायग्राम हाथ से मत बनाना, बड़ा पैथेटिक लगेगा बिल्कुल। स्केल यूज करनी है प्रॉपर, और टेबल के लिए भी स्केल यूज करनी है प्रॉपर, ठीक। चलिए 6th और 7th लेवल की स्ट्रेटजी जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेज एंड दैट इज प्रेजेंटेशंस। लैंग्वेज जो आपका रहेगा, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बीच बीच में डेफिनेशन, प्रोफेसर के नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं, बट जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं डोंट यूज हिंदी, ठीक है, हिंदी यूज मत करिए अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, तो वो भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है। हाँ, हिंदी मीडियम में बहुत बार चल जाता है कि वो डेफिनेशन वगैरह, कई बार जो वर्ड है किसने दिया था वगैरह, ये आप इंग्लिश में लिख सकते हो हिंदी वाले, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, और बाइलिंगुअल मिक्स मत करना ज्यादा। नेक्स्ट, सिंपल वर्ड रहे जो समझ आए वो बढ़िया है, बट हाँ सिंपल के साथ एकेडमिक लैंग्वेज भी आपको यूज करनी है। एकेडमिक लैंग्वेज कहने का मतलब कुछ टेक्निकल वर्ड आपको जरूर यूज करने हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो सिंपल हो गया बिल्कुल, ठीक। चलिए, अवॉइड नरेशंस। ऐसी चीजें अवॉइड करिए जो आपके गप्पे हैं या फिर आपने अपनी तरफ से कहानी बनाई है, वो बड़ा ही इरिटेट करेंगी एग्जामिनर को। याद रखना, अगर हम लोग एक पैराग्राफ लिखेंगे, थ्योरी 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 हो जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। नो वन इज विलिंग टू रीड ऑल पैराग्राफ, ठीक है, कोई विलिंग नहीं है। हाँ, अगर आपको ये जो पैराग्राफ है पॉइंट पॉइंट में, ये पॉइंट है, उसके बाद थोड़ा लिखा हुआ है 3-4 लाइन, फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, तो आपको क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे। और हाँ, हर पॉइंट को या तो आप स्टार मार्क्स कर लीजिएगा या आप उसमें 0.1 2 3 4 मार्क्स कर लेना। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग एग्जाम स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी। एग्जाम में देखो स्ट्रेस भी होगा, पहले आप, हो सकता है कि कई बच्चे पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, एमसीक्यू अटेम्प्ट पहले करो या फिर रिटन एग्जाम पहले करो, ये मैटर करेगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप इसमें सही हो रिटन में
तो आप पहले रिटर्न में आइए, लेकिन मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि पहले आप ना ज़्यादा एनर्जी चाहिए लिखने में, ठीक, पहले आप लिखने में आइए। हाँ, अगर आपको लगता है कि जो ईजी काम मुझे पहले लग रहा है तो आप एमसीक्यूज में भी जा सकते हैं, ठीक है। जब अब शुरू में आपके एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो बेटर है अगर आप यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगा पाओगे, ठीक, लिखने में। चलिए चलिए, ये अप टू यू है। नेक्स्ट, अटेम्प्ट स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को पहले लिखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो एचपीएससी का पेपर था उसमें आंसर शीट में ही क्वेश्चन लिखे होते थे, क्वेश्चन लिखे आते थे और स्पेस छोड़ा होता था। बट सीबीएसई क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी कि आंसर शीट में क्वेश्चन लिखे होंगे या आपको फिर क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, आंसर 1 2 3 4 जो होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि आपको आंसर शीट दे दी है 1 2 3 4 आपको खुद ही अरेंज करना है, तो वो क्वेश्चन पहले करना, ठीक है। वैसे तो हर केस में आप पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, चाहे जैसा भी पेपर आए, क्वेश्चन लिखे हों या फिर नहीं लिखे हों। पहली स्ट्रेटजी आपकी ये रहनी चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, जो आपको सुपर श्योर है ये क्वेश्चन आता है मुझे, है वो पहले करने हैं आपको, ठीक है। लिस्ट जो होंगे 10 वैसे ऐसे क्वेश्चंस जो 5-6 क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, पहले वो अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट, मेंटेन यूनिफॉर्म लेंथ। ये बहुत जरूरी है कि एक ही क्वेश्चन पे आप 2.5 पेज लिख दे रहे हो, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के लिए आप सिर्फ आधा पेज लिख पा रहे हो, तो इसमें भी कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। अटेम्प्ट हर क्वेश्चन करना है आपको देखो, अगर अटेम्प्ट आपने कोई क्वेश्चन किया, हो सकता है 1 नंबर मिले, अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 1 भी नहीं मिलेगा, ठीक। ये बात ध्यान रखना ना, ये बात बाद में आपको पता चलेगा जब 1-1 नंबर से कट ऑफ में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी, तब बड़ा दुख होगा। तो इस बात के लिए पहले ही आप तैयारी कर लो कि आपको क्या करना है, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट, लीव स्पेस बिटवीन आंसर्स के बीच में स्पेस, जैसे उस बच्चे ने छोड़ा हुआ था शुरू में, वैसे ही आप स्पेस छोड़िएगा, बहुत अच्छा लगता है देखने में, ठीक। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट एक्सीड टाइम ऑन वन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बाकी क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक जो ये स्ट्रेटजीज हैं, अगर ये आपने अभी तक अपने नोट्स में या फिर अपने कहीं पे भी अपने माइंड में भी रख लिए, तो ये बात तो श्योर है कि आपका जो आने वाला जो एग्जाम है आपका डेफिनेटली बढ़िया होगा, कट ऑफ में आपका नाम होगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उम्मीद तो यही करते हैं कि आपका टियर 1 क्वालिफाई हो गए, टियर 2 भी फटाफट क्वालिफाई हो गए, इंटरव्यू तक जाए और इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो, ठीक है। टियर 2 इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारा बैच चल रहा है ईएमआरएस का भी, केवीएस का भी, एनवीएस का भी, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से पूछ सकते हैं, या एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स में विजिट कर सकते हो। जो रिटन एग्जाम का मटेरियल रहेगा वो प्रिंटेबल रहेगा, आप अपने उसको प्रिंट निकाल सकते हो। जो रिटन एग्जाम के क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, 4 जो सब्जेक्ट है, माइक्रो, मैक्रो, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इनके नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, प्रिंट भी करा सकते हो आप उनको पीडीएफ डाउनलोड करके। चलिए, तो आई होप कि ये जो 7 स्ट्रेटजीज थी आपके काम आई होंगी। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अब आपको किसी भी एक नेक्स्ट सेशन में। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। हाँ, हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू प्रिपरेशन तो करेंगे ही, ईएमआरएस और केवीएस एनबीएस के लिए। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।